नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। और इसका ये आज सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित जो जनरल रूल्स थे, जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित जो रूल्स हैं ये आपको हमेशा के लिए इनको याद रखना है। वो जो रूल्स थे एक बार मैं फिर आपको यहाँ पर रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूँ। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट था एक्टिव वॉइस का हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला जो रूल्स था 3 नियम में, वो पहला ये था कि यदि किसी वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। दूसरा जो रूल्स मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स के साथ, वहाँ पर मैंने आपको क्लियर भी किया था। तो दूसरा ये था कि पैसिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसमें बी की किसी न किसी फॉर्म का प्रयोग हमें करना होता है। और तीसरा जो जनरल रूल्स था उसमें ये बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इन 3 जनरल रूल्स का मैंने एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाया था और उसी वीडियो को हमने पार्ट फर्स्ट नाम दिया था। उसी क्रम में आज हमारा ये वॉइस का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम टेंस से संबंधित जितने भी जो सामान्य जो नियम हैं और टेंस से संबंधित जो सामान्य जो वाक्य होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनेगा, उसको आज हम इस सेकंड पार्ट में पूरे टेंसों को आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेकंड पार्ट में हम टेंस के जो सेंटेंस हैं और टेंस के सेंटेंसों में भी हम यहाँ पर 2 प्रकार के वाक्यों को लेंगे आज, सकारात्मक और नकारात्मक। तो उनका जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल्स है वो क्या होगा और किस तरह से हमें परीक्षा में उनको सही करना है, उन रूल्स को ध्यान में रखकर वो सारी चीज़ें आज के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि विभिन्न टेंसेज में सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का वॉइस परिवर्तन। तो आज का जो हमारा पार्ट है उसमें यही हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी जो टेंस हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बन सकता है। और जैसे हमने टेंस पढ़े थे तो वहाँ वाक्यों के 4 प्रकार हमने पढ़े थे, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक और प्रश्नात्मक नकारात्मक। तो आज के इस पार्ट में हम 2 तरह के वाक्यों के एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का किस तरह से पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनेगा और नेगेटिव वाक्यों से किस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद में आपको जो सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों से संबंधित जो दिक्कतें थी वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल रूल्स एक्टिव टू पैसिव, यानी सामान्य नियम एक्टिव से पैसिव बनाने का। तो पहला नियम है टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने का कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर तथा सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रूल्स है और फर्स्ट पार्ट में भी आपको मैंने वहाँ पर बताया था कि किस तरह से इनकी फॉर्म को बदलना है, वहाँ पर मैंने एक सारणी वहाँ पर बताई थी। तो सबसे पहले हम जनरल रूल्स में हमें ये बताया गया था कि यदि ऑब्जेक्ट है तो ही एक्टिव से पैसिव बनता है। तो हम वाक्य में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, और जैसे ही हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले वाक्य के शुरू में रख देते हैं, यानी किसके स्थान पर उसको रखना है, सब्जेक्ट के स्थान पर उसको हम रख देते हैं। और जो हमारा जो सब्जेक्ट था उसको बाई लगा करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। यहाँ पर मैंने कोष्टक में भी लिखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, यानी जब सब्जेक्ट को बाई लगा करके हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो उसको यथावत ना रख करके और उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट कोई नेम है तो उसको यथावत हम बाई लगा कर रखते हैं, जैसे राम है तो उसको बाई राम हम लिख देते हैं। लेकिन यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाम ना होकर के प्रोनाउन है, जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, सी है, इट है, तो इनको हम बाई लगा करके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देते हैं। तो पहला जो रूल है, सामान्य जो नियम है वो यही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। दूसरा जो जनरल रूल्स है वो ये है कि नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब व मैन वर्ब का परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है।
तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया है, तो हमारा जो पैसिव वॉइस का वाक्य होगा उसकी जो शुरुआत हमारे जो नए सब्जेक्ट के रूप में हो रही है उसी के अनुसार हम एम वी और एच वी का प्रयोग करते हैं, यानी टेंस का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो जो टेंसों का जो परिवर्तन होगा वो किस तरह से होगा उसकी मैंने यहाँ पर सारणी दी है, उसी के अनुसार हमें टेंस का परिवर्तन करना है। एस पी का मतलब है यदि हमारा एक्टिव वॉइस हमारा जो वाक्य था उसमें यदि सिंपल प्रेजेंट था, और सिंपल प्रेजेंट की पहचान हमने टेंसों में भी पढ़ ली और यहाँ भी मैं आपको बताऊँ, यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस और ई एस की फॉर्म है तो हम नए सब्जेक्ट के अनुसार यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हम इज आर एम में से एक का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा नया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करते हैं और आई है तो एम का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह से हमें पहला रूल्स याद रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, उसी तरह से दूसरा नियम भी हमें बिल्कुल फिक्स बैठाना है कि हमारी जो नया जो वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस का उसमें हमारा जो टेंस होगा वो भी बिल्कुल हमारे नए सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर वही सारणी है कि सिंपल प्रेजेंट की पहचान भी मैंने बताई है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलो, मैंने पूरी यहाँ पर वर्ब भी लिख दी है। और यदि हमारा वाक्य नेगेटिव होगा तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्रेजेंट टेंस में, उसको भी हमें इज आर एम नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। दूसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यदि हमारा एक्टिव वॉइस का जो वाक्य उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हम कैसे करेंगे, यदि उस वाक्य में इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है तो हम उसमें इज आर एम का प्रयोग करेंगे नए सब्जेक्ट के अनुसार, और साथ में बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल हमारे जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आपको सिर्फ रूल्स याद रखना है। यदि हमारा जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यदि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव तो रखना ही है, और हैज हैव भी हमारे नए सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यदि हमारा नया सब्जेक्ट ही सी इट वन नेम है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट जो नया है वो प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे, और साथ में बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीन ही वाक्यों का हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में वो पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के जो चार भाग होते हैं, चार जो उसके हमने प्रकार पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनमें जो स्टार्ट के जो तीन हैं उन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है। सेकंड हमारा जो टेंस है पास्ट टेंस की बात करें तो यदि हमारे वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हम वाज वर में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नए ऑब्जेक्ट के नए सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज और वर्ब में से एक का यूज़ करेंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज वहाँ पर करते हैं। अगला जो हमारा टेंस है, यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है एक्टिव वॉइस के वाक्य में तो वाज वर प्लस आईएनजी होगा, उसको हम वाज वर तो रखेंगे नए सब्जेक्ट के अनुसार, साथ में बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। यदि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसको हम हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर सबसे सिंपल चीज़ है कि हमारे पास पहले भी हैड था यानी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उसी को हम यथावत रख लेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, और साथ में हम बीन लगा करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो नो पैसिव वॉइस यानी इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का जो एक्टिव में उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो वाक्य होंगे उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर सिंपल की बात करें जिसकी पहचान होती है शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शैल विल साथ में बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो नो पैसिव वॉइस यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें
तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है शैल, विल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम टेंसों में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय हमें शैल, विल हैव प्लस बीन का प्रयोग हमें वहाँ पर करना है। यानी शैल और विल को तो रखना ही है और हैव को भी रखना है, साथ में हमें एक शब्द एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज़ करना है बीन, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो नो पैसिव वॉइस। तो इस तरह से 12 जो टेंस है उनमें से केवल 8 जो टेंस होंगे उन्हीं का पैसिव वॉइस यहाँ पर बनता है, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किस किस का नहीं बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है कि किन किन टेंसों का पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि ये भी बहुत बार हमारे मदद करते हैं। क्योंकि कई वाक्य होते हैं उनमें आपको मिलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वहाँ पर पैसिव वॉइस बना हुआ मिल जाएगा, तो वैसे ही हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नियम था। बाकी के जो नियम है वो हम पढ़ ही चुके हैं, उन्हीं को ऐसे कैसे याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज। तो जो भी नियम अब तक पढ़े हैं हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, वो सारे जो रूल्स हैं वो अब बिल्कुल इन एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद में, इन उदाहरणों को करने के बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक एक टेंस के यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि केवल 8 ही टेंसों के एक्टिव से पैसिव बनते हैं, तो सारे 8 के जो 8 टेंसेज हैं उनको आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट। पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स ए लेटर। तो हमने अभी टेंस वाले में पढ़ा था कि यदि हमारे एक्टिव वॉइस के यहाँ पर एवी का मतलब होगा एक्टिव वॉइस और पीवी का मतलब होगा पैसिव वॉइस। तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे यदि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वी फर्स्ट है या वी फर्स्ट के साथ एस और एस है, इसका मतलब हमारा वाक्य कौन से टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। तो ही राइट्स ए लेटर, इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो है ए लेटर। तो हमने पहला जो रूल्स पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर को हम वाक्य के शुरू में रख देते हैं, ए लेटर। फिर हमने दूसरे नियम में पढ़ा था कि नए सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग और मैन वर्ब का प्रयोग करना है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट का जो वाक्य होगा उसका यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इज, आर, एम में से एक का यूज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो ए लेटर बिल्कुल क्लियर है ए शब्द से कि यहाँ पर हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम इज का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, और उसके बाद में जो राइट्स की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, उसका प्रयोग हमने किया है। उसके बाद में हमारा जो हमने फर्स्ट रूल्स में पढ़ा था कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और साथ में उसका यूज़ करते हैं बाई का। तो यहाँ पर बाई लगा करके ही को हम किस केस में बदल देंगे? ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, तो बाई हिम। तो हमने 2 नियम पढ़े थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलने वाला और टेंस बदलने वाला, दोनों यहाँ पर आपके काम आ रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज से, इस एग्जाम्पल से आपके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल मैंने क्लियर करवा दिए हैं। यानी आपको जनरल जो चीज़ें याद रखनी वो यही रखनी है कि सबसे पहले आपको देखना, परीक्षा में आपका जो प्रश्न होगा वहाँ पर ये लिखा हुआ होगा ही राइट्स ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? नीचे जो 4 ऑप्शन होंगे उन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन ऐसा होगा, वही हमारा आंसर होता है। तो उस आंसर को हम कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले उसी ऑप्शन को देखेंगे जिसकी शुरुआत ए लेटर से हो रही होगी। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम देखेंगे कि उसके बाद में इज, आर, एम का प्रयोग होगा। यानी ए लेटर है तो हमें इज का प्रयोग देखना है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा ए लेटर इज, यहाँ तक ठीक होना चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इज, आर, एम के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो रिटर्न फिर देखेंगे। फिर हमने पढ़ा कि बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर हम लिख देते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, बिल्कुल साधारण एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है दे टेक टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है टी, और ये जो है वो वाक्य में ईटीसी है, यानी जो शेष जो भी है उनको हम लास्ट में देखते हैं। टेंस में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, तो टी।
अब हम देखेंगे कि टी हमारा जो नया सब्जेक्ट बनकर आया है ये है सिंगुलर, तो हम इसका प्रयोग कर देते हैं और इसके बाद में जो ऊपर वाली जो फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, तो टी इज़ टेकन। फिर हम जो ईटीसी थे उसका प्रयोग करते हैं इन द मॉर्निंग, और फिर बाई लगा करके जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम बदल देते हैं। तो बाई लगाकर देखो हमने दैम में यहाँ पर परिवर्तन कर दिया है। तो सिंपल सा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है पैसिव वॉइस वाले वाक्य में। दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में बिल्कुल रटने के लिए कह दी है कि इन 4-5 नियमों को आपको बाय हार्ट याद करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाक्यों में हमें ध्यान रखना है, यदि हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो सबसे पहले हमने वाक्य की जो शुरुआत करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय इंग्लिश। अब यहाँ पर इंग्लिश हमारा सिंगुलर है और हमने देखा कि ऊपर प्रेजेंट सिंपल है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नए सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम में से एक लगाएंगे, तो यहाँ इंग्लिश सिंगुलर होने के कारण हमने इज का प्रयोग किया। उसके बाद हमारा वाक्य नेगेटिव था तो हमने नोट का यूज़ किया। फिर हमने देखा कि इज आर एम के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है, तो ऊपर जो स्पीक है इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने किया स्पोकन, और उसके बाद में बाई लगा करके हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा हर, और उसके पहले हमने किसका प्रयोग किया, बाई का। तो इस तरह से एक एक स्टेप हमें फॉलो करना है, जल्दबाजी परीक्षा में नहीं करना है, क्योंकि 2 नंबर का हमारा सवाल है और 2 नंबर हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम क्या करते हैं कि सीधा हम वाक्य को पढ़ करके और वहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं यही सही होगा। जिस तरह से मैं एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें एक एक शब्द को देखना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि हाँ ऑब्जेक्ट से शुरुआत हुई है। उसके बाद में आपको ऊपर वाला जो टेंस है उसको देख करके टेंस को मैच करना है कि ऊपर सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर इज आर एम होना चाहिए। फिर हमने देखा कि इंग्लिश के अनुसार इज भी सही है, ऊपर नेगेटिव है तो नोट भी लगा हुआ होना चाहिए, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में बदला हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से एक एक देखेंगे और यदि सारी चीज़ें सही है तो वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की। तो प्रेजेंट सिंपल की तरह ही हमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में रूल्स को फॉलो करना है, केवल एच वी और एम वी का जो परिवर्तन है वो बदल जाएगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फुटबॉल, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको नया सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं फुटबॉल। उसके बाद में हमने सेकेंड रूल्स में टेंस परिवर्तन में पढ़ा था कि यदि हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फुटबॉल हमारे यहाँ पर एक वचन करता है तो हमने इज का प्रयोग किया, और बीइंग सभी के साथ करना है, चाहे इज हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, तो यहाँ पर इसके बाद में हमने बीइंग का यूज़ किया। उसके बाद में हमने देखा कि थर्ड फॉर्म का हमें हमेशा यूज़ करना है पैसिव वॉइस के वाक्यों में, तो जो प्लेइंग था इसकी थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर लिख दी प्लेड, और फिर बाई लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। तो हमारा पूरा वाक्य बनेगा फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाई अस। तो एक एक चीज़ हमें करनी है, तो इतनी एक्सरसाइज आज हम करेंगे सारे टेंसों की मिलाकर के कि आपको और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन्हीं एक्सरसाइज से आपके सारे जो रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जिस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल में 3 एक्सरसाइज की है उसी तरह से आप देख सकते हैं 8 पढ़ेंगे तो यहाँ पर 24-25 हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का। तो सी इज़ मेकिंग टी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ आईएनजी यानी ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को रखना है तो टी रख दिए, उसके बाद में यहाँ पर इज़ बीइंग लिख दिया, उसके बाद में मेड बाई हर, यहाँ पर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमने कर लिया और बाई लगा करके यहाँ पर हमने सी को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके यहाँ पर हर के रूप में लिख दिया। तो हमारा कंप्लीट जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा टी इज़ बीइंग मेड बाई हर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेगेटिव है कि सी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। तो इज़ नॉट वॉचिंग, इससे क्लियर है कि ये बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, क्योंकि टेंस में हमने पढ़ा था कि इज़ आर एम के बाद यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है
तो वो जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की यहाँ पर पहचान करते हैं। तो टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने वाक्य के शुरू में रख दिया। उसके बाद में हमने टेंस देखा। टेंस परिवर्तन का रूल है कि इज आर एम आई एन जी है, तो उसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो टीवी एक वचन है तो हमने यहाँ पर इज का यूज किया, वाक्य नेगेटिव था तो पैसिव वॉइस में हमने नोट का यूज किया। उसके बाद में बीइंग लगाया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, उसके बाद में बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट था सी, उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव सेंट ए मैसेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बिल्कुल हम पहचान गए, टेंस हमने पढ़ ही रखा है कि यहाँ पर जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज हैव के बाद में हमें बीन का प्रयोग वहाँ पर करना है। और सबसे बड़ा फ़ायदा परफेक्ट टेंस का यही है कि पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मिलती है, तो उसको यथावत हम ऐसे कैसे उतार लेते हैं। तो जो भी परफेक्ट टेंस होगा उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हमें कौन सी फॉर्म मिलती है, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं। तो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो है ए मैसेज। तो वाक्य की शुरुआत हम करते हैं ए मैसेज, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है। उसके बाद में हमने हैज़ का यूज़ किया, यहाँ पर आई के साथ हैव था, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारा जो नई जो एच वी एम वी होगी वो नए सब्जेक्ट के अनुसार हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो नया सब्जेक्ट बना है वो बना ए मैसेज, तो उसी के अनुसार हमने हैज़ लगाया। और जब टेंस का परिवर्तन की बात आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हमने बीन लगाया। और जैसा मैंने बताया कि उसको कॉपी करना है क्योंकि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, बीन के बाद में वी थर्ड लगाया और बाई लगा करके और आई को ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर यहाँ पर लिख देते हैं बाई मी। अगला जो उदाहरण है वो है ही हैज़ बोट ए कार, उसने कार खरीदी। तो यहाँ भी देख सकते हैं हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा ए कार, उसके बाद में हैज़ लिखा क्योंकि ही भी एक वचन था, ए कार भी एक वचन है, तो यहाँ पर भी हमने हैज़ का यूज किया है। उसके बाद में हमने अपनी तरफ से यहाँ पर बीन लगाया क्योंकि हमने देखा है कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में हमेशा कोई ना कोई बी की फॉर्म अवश्य आती है। तो परफेक्ट वाले में जो बी की फॉर्म होगी वो होगी बीन। उसके बाद में इसको कॉपी करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में हम चेंज कर देते हैं। ही हैज़ नॉट प्लेड वेल। तो यहाँ पर सबसे देखते हैं कि ही है वो हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नोट नेगेटिव होने का नोट लगाया, प्लेड यहाँ पर हमारी वर्ब है और वेल यहाँ पर एडवर्ब है, यानी वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस, यानी इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम बिल्कुल एक्टिव से पैसिव बनाते आ रहे हैं, तो हमें क्या एक गति मिल जाती है, तो हम ऐसे वाक्यों का भी पैसिव वॉइस बना देते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसी गति को रोकने के लिए मैंने बीच में एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको ये पता चल जाए कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही हैज़ नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नेगेटिव होने का नोट, उसके बाद आंसर्ड यहाँ पर हमारी वर्ब है, माई क्वेश्चन ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माई क्वेश्चन। तो माई क्वेश्चन यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ का प्रयोग किया, नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर नोट का यूज़ किया। उसके बाद हमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन का प्रयोग करेंगे हैज़ हैव के बाद, तो बीन, उसके बाद वी थर्ड का प्रयोग करेंगे तो आंसर्ड, उसके बाद में बाई लगा करके और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में हम बदल देते हैं बाई हिम। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। पास्ट टेंस में चलते हैं तो हमारा पास्ट सिंपल सबसे पहले टेंस आता है। तो ही वोन द मैच, तो हमने देखा पास्ट सिंपल की पहचान होती है या तो सकारात्मक होगा तो V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म वहाँ पर मिलेगी, और यदि हमारा प्रश्न नेगेटिव या प्रश्नात्मक है
तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग वहाँ पर मिलेगा। यही हमारे सिंपल पास्ट की पहचान है। तो ही वॉन द मैच, तो यह सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट है द मैच, तो सबसे पहले हमने लिख दिया द मैच। उसके बाद में हमने सेकंड नियम में हमने पढ़ा था कि यदि वी सेकंड आ रही है तो उसको वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं। तो द मैच यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए वाज का यूज होगा, न कि वर का। हमने वाज लगा दिया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया वॉन, उसके बाद में बाई लगा करके और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर बदल दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सी डिड नॉट टीच अस यस्टरडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव वाक्य है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अस, तो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव केस में है उसको यदि हम सब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो उसको हम सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। तो ये रूल्स हमने ऊपर भी पढ़ा था कि यदि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, और यदि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यदि हम सब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में हमारा बदल जाएगा। तो अस का जो सब्जेक्टिव केस है वो होता है वी, तो सबसे पहले हमने लगाया वी। उसके बाद में हमें वाज वर का यूज करना है क्योंकि ऊपर सिंपल पास्ट टेंस है। तो वी के साथ हमने टेंसों में पढ़ा था कि वर का प्रयोग होता है क्योंकि ये प्लूरल है। तो वी वर नेगेटिव होने के कारण हमने नोट लगाया। उसके बाद में हमने वी थर्ड का प्रयोग हमें करना है तो टोट लगाया। उसके बाद में बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट था सी उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदला, और उसके बाद में यहाँ पर लिख दिया यस्टरडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हमारे वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको सब्जेक्टिव केस में हमें लिखना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट का, दे सेंट मी ए गिफ्ट, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भेजा। तो यहाँ भी देख सकते हैं वी सेकंड है और वाक्य हमारा सकारात्मक है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो इस वाक्य में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है मी और एक है ए गिफ्ट। तो ये भी हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे जो नश्वर चीज़ें हैं, निर्जीव वस्तुएं, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम दोनों ही जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बिल्कुल हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। जो सावधानी बरतनी है वो यही थी कि जो ए गिफ्ट है जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यथावत लिखते हैं, और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको जब सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो उसका केस हम बदल देते हैं, उसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। जैसा हमने ऊपर लिखा था, अस को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो वहाँ पर हमने वी लिखा था। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए गिफ्ट। अब ए गिफ्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज वर में से हम करेंगे वाज का यूज। उसके बाद में वी थर्ड यानी सेंट। उसके बाद में जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो टू लगाकर लिखते हैं, टू मी, और उसके बाद में बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, बाई देम। दूसरा जो तरीका होगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम बनाएंगे, यानी मी से हम वाक्य की शुरुआत करें तो जब इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो इसका केस हम बदल देंगे और उसको हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में। आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं तो आई वाज, उसके बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा ए गिफ्ट और वही बाई लगा करके, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो वाक्य था उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर लिख देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि यदि हमारा ऐसा कोई वाक्य है और उसमें हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है तो हम ऑप्शन दोनों देखेंगे। यदि दो ऑप्शन है तो हमारे ऑप्शन में मिलेगा ए और बी दोनों सही, इस तरह से मिलेगा। और यदि एक ही है तो या तो ये मिलेगा या फिर नीचे वाला वहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो कोई सा भी हो, दोनों के दोनों हमारे सही होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान होती है वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसको बदलना हमने सीखा था, केवल यहाँ पर बीइंग लगाना है वाज वर के बाद में और वी थर्ड का प्रयोग हमें करना है। यही रूल्स है जो हमने पहले आपको बताया था, सेम चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाक्य का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है ए कार, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ए कार हमारा सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम बीइंग का यूज़ करेंगे, उसके बाद में जो हमारी ड्राइविंग थी उसके बाद में हम जो वी थर्ड है उसका प्रयोग करेंगे ड्राइवन, और उसके बाद में बाई लगाकर हम राम का यूज़ कर देते हैं। तो हमारा कंप्लीट वाक्य बनेगा
ए कार वाज बीइंग ड्राइवन बाई राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए सॉन्ग। उसके बाद हमें देखना है कि वाज प्लस आईएनजी था, यानी पास्ट कॉन्टीन्यूस था, जिसमें वाज वर्ब में से हमें ए का यूज़ करना है। तो ए सॉन्ग सिंगुलर, तो वाज का यूज़ किया। उसके बाद हमने देखा कि पास्ट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के वाक्यों में इज़ आर एम वाज वर्ब के बाद में हमें बीइंग का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने बीइंग का यूज़ किया। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि हमेशा पैसिव वॉइस के वाक्यों में वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो सिंगिंग की थर्ड फॉर्म हमने संग का प्रयोग किया। उसके बाद में हमने देखा कि सारी चीज़ें काम आ चुकी हैं। अब हमारे पास सी बचा है, इसको बाई लगा करके और ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके यहाँ पर हमने लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी वर नॉट ईटिंग फूड। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाक्य नेगेटिव है। तो जब एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी हमारा कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो हमने वाक्य की शुरुआत करी फूड। उसके बाद में फूड सिंगुलर है, तो यहाँ पर वी के कारण वर था, लेकिन हमारा नया जो सब्जेक्ट बना वो सिंगुलर है, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव है तो यहाँ पर नोट का यूज हमने किया। कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ पर बी की बीइंग वाली फॉर्म हम लेकर आए। पैसिव वॉइस है तो वी थर्ड का प्रयोग हमने किया, और फिर बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम लास्ट में लिख देते हैं। तो कंप्लीट वाक्य बना फूड वाज नॉट बीइंग ईटन बाय अस। अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें हैड का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ऊपर भी हैड है और हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो। केवल और दूसरी बात है मैंने आपको बताई थी, परफेक्ट टेंस में पहले से थर्ड फॉर्म मिलती है। तो दो चीज़ें तो हमें कॉपी करनी है, केवल एक चीज़ का परिवर्तन करना है, दोनों के बीच में हमें किसका प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग हमें करना है जब एक्टिव से पैसिव बनाए। तो ही हैड स्टोलन माई वॉच। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट है माई वॉच। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिखा माई वॉच। उसके बाद में हमने हैड का प्रयोग किया, क्योंकि सभी के साथ हैड का यूज होगा। उसके बाद में बीन लगाया, उसके बाद में वर्ब थर्ड का यहाँ पर कॉपी किया, और बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैड कंप्लीटेड दियर होमवर्क। तो यहाँ पर दियर होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिख दिए दियर होमवर्क। उसके बाद में हम ऐड का यूज़, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट टेंस में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें हमारी सेम यहाँ पर आएंगी। हमें अपनी तरफ से जो लगाना है वो लगाना है बीन। क्यों लगाना है, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस के वाक्यों में बी की किसी न किसी फॉर्म का प्रयोग होता है, और परफेक्ट टेंस में जो बी की फॉर्म का यूज होगा वो होगा बीन। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव कि रवि हैड नॉट स्टोलन योर बुक। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है योर बुक्स, तो यहाँ पर लिखा है योर बुक्स। उसके बाद में हमने देखा कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस था, तो यहाँ पर हम भी हैड का यूज़ करते हैं। नेगेटिव है तो नोट का यूज़ करेंगे, और पैसिव होने के कारण बी का प्रयोग यानी बीन का प्रयोग करेंगे, और वी थर्ड यानी स्टोलन ऐसे कैसे हमने यहाँ पर कॉपी किया है, और बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट था उसको लिख देते हैं। स्टार्ट में मैंने बताया था यदि हमारा सब्जेक्ट नेम है तो बाई लगा करके उस नाम को यथावत यहाँ पर लिखते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। कहीं आप नाम का भी कोई ऑब्जेक्टिव केस बनाकर यहाँ लिख देंगे तो आपका जो सेंटेंस हो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर, और हमने देखा है कि फ्यूचर के दो ही जो टेंस है उसका पैसिव वॉइस बनता है, एक तो फ्यूचर सिंपल का और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, फ्यूचर परफेक्ट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का मतलब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी पहचान है टेंस की। तो देखते हैं एक्सरसाइज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ही विल फोन यू। तो विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फ़ोन का मतलब होता है फ़ोन करना, ये वर्ब है यहाँ पर न कि नाउन, और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो यहाँ पर यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वापस यू आ जाएगा, दोनों में अंतर है, वो यू वापस नहीं आया है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। यू के साथ हम देखते हैं विल का प्रयोग होता है, तो हमने विल लगाया। उसके बाद हमने देखा कि अपनी तरफ से बी का यूज यहाँ पर करना है, और जो फर्स्ट फॉर्म वहाँ दे रखी तो उसको थर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना है, तो फोन्ड, और बाई लगा करके जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। तो यू विल बी फोन्ड बाई हिम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही विल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट, क्रिकेट के साथ विल का प्रयोग हमने किया है, अपनी तरफ से बी लगाया है, और जो फर्स्ट फॉर्म थे उसको थर्ड फॉर्म में बदल कर लिखा है प्लेड, और बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम बदल देते हैं। तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। तीसरा एग्जाम्पल है वो नेगेटिव है कि दे विल नॉट सेल दियर हाउस। तो यहाँ पर दा की जगह आपको लिखना है दे, वाई और लगाना है कि दे विल नॉट सेल दियर हाउस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है दियर हाउस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो यही करनी है, ऑब्जेक्ट की पहचान। तो दियर हाउस ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दियर हाउस सबसे पहले हम लिख देते हैं। दियर हाउस के साथ भी विल का प्रयोग, क्योंकि यदि यहाँ पर आई और वी होता तभी हम सेल का प्रयोग करते हैं, ये हम टेंसों में पढ़ चुके हैं। बाकी सबके साथ हमें विल का प्रयोग ही करना है। तो दियर हाउस विल लगाए, उसके बाद में नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद में यदि सिंपल फ्यूचर का हम पैसिव बनाए तो अपनी तरफ से बी लगाते हैं, और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सेल की जो थर्ड फॉर्म है वो होगी सोल्ड, और फिर बाई लगा करके जो भी सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देते हैं। तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा बाई देम। तो कंप्लीट वाक्य बनेगा दियर हाउस विल नॉट बी सोल्ड बाई देम। लास्ट जो हमारा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस बनता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी पहचान होती है। विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल हैव थर्ड फॉर्म। जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारी तरफ से सिर्फ एक चीज़ वहाँ पर करनी है, वहाँ पर हमारे तरफ से बीन लगाना है, और नए सब्जेक्ट के अनुसार और विल सेल का परिवर्तन करना है। हैव हमारा ऐसे कैसे रहेगा, थर्ड फॉर्म हमारी ऐसे कैसे रहेगी, दो चीज़ हमारी यथावत रहेंगी। केवल क्या करना है, अपनी तरफ से बीन लगाना है, और हमारा नया सब्जेक्ट यदि आई और वी है तो सेल करना है, बाकी सबके साथ वहाँ पर विल ही करना है। तो पहली एक्सरसाइज है सी विल हैव रिटन ए स्टोरी। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, तो ए स्टोरी इसके साथ में हमने विल का प्रयोग किया, हैव को ऐसे कैसे हमने कॉपी किया और अपनी तरफ से यहाँ पर बीन लगाया। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस हमारे पास तीन हो गए हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, एक पास्ट परफेक्ट और एक फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में आपने देखा होगा हमने बीन लगाया है। दूसरे हम बात करें कॉन्टीन्यूस, हमारे पास दो बनेंगे, एक तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का बना था, एक पास्ट कॉन्टीन्यूस का बना था। तो कॉन्टीन्यूस वाले वाक्यों में हमने अपनी तरफ से बीइंग का यूज़ किया था। बीइंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो बी के साथ आईएनजी हमें याद रखनी है। तो बिल्कुल कई चीज़ें हैं जो आप सरल तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ए स्टोरी विल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉपी करेंगे क्योंकि परफेक्ट में पहले से वर्ब थर्ड आती है। तो बीन रिटन बाई हर, बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर हम बदल देते हैं। राजेश विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट, सबसे पहले द प्रोजेक्ट, उसके बाद में विल, साथ में हैव, अपनी तरफ से बीन, वी थर्ड, कंप्लीटेड, बाई लगा करके राजेश, क्योंकि राजेश एक नेम है तो बाई लगा करके राजेश ऐसे कैसे वहाँ पर हम लिख देते हैं। नेगेटिव एक्सरसाइज की बात करें तो ही विल नॉट हैव सेव्ड मनी, उसने पैसा नहीं बचाया। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मनी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मनी, उसके बाद में विल। वाक्य नेगेटिव है तो अपनी तरफ से जो ऊपर जो नोट है उसको लिख देंगे, उसके बाद में हैव, अपनी तरफ से बीन, सेव्ड ऐसे कैसे क्योंकि वी थर्ड ऊपर था, हमें भी वी थर्ड का प्रयोग करना है, और बाई लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंप्लीट जो टेंस है, 8 के 8 जो टेंस है सभी की यहाँ पर एक्सरसाइज के साथ हमने आपको रूल्स बता करके और किस तरह से आपको बनाना है। तो टेंस वाला वाक्य यदि आपकी परीक्षा में आता है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारे टेंसों को यहाँ पर शामिल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रकार के जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं, मॉडल के जो वाक्य उसका किस तरह से बनेगा, तो सारे जो वाक्य हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है उनके रूल्स क्या होंगे, अलग अलग जो रूल्स हैं उनको हम अलग अलग वीडियो में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने टेंस से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का जो पैसिव वॉइस है किस तरह से बनता है वो हमने पढ़ा है। अब मैं आपको यहाँ पर दो एक्सरसाइज देता हूँ, उसका आपको पैसिव वॉइस बना करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो पहला वाक्य है ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क।
तो पहली जो एक्सरसाइज है आपको कमेंट बॉक्स में इसका पैसिव वॉइस बनाकर लिखना है वो है ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क। इसका आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा वाक्य है वी, जिसका आपको पैसिव वॉइस बनाकर देना है वी हैव कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स। दूसरा जो वाक्य है जिसका आपको पैसिव वॉइस बना करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है वो है वी हैव कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स। ये दो वाक्य आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मैं आपको देख सकूं कि आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत है इससे संबंधित हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो समस्या है उसको लिख करके आप भेज सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क और दूसरा है वी हैव कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।